Hello everyone, this is the part 3 from chapter number 9 food production. चेक पॉइंट 2 तक हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. स्टार्ट करते हैं. अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है. साइंटिस्ट have established the adverse effect of excessive use of chemical fertilizers and pesticides, insecticides, weedicides on the environment and on human health. Means जो जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे जाते हैं या पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वीड्स को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं, साइंटिस्ट ने उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो बताए हैं इन्वामेंट पे एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ पे. इसीलिए अब जो फार्मर्स हैं वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ. मतलब ऐसी फार्मिंग जहाँ पे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को ना यूज़ करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं. अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जस्ट सेकेंड. ठीक है, हो गया. ओके. तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाती है. सबसे पहले समझिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स विद द मिनिमम और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. इट इन्वॉल्व रेजिंग क्रॉप्स बाय द एक्सटेंसिव यूज ऑफ, मतलब ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जिसमें केमिकल्स बिल्कुल ना के बराबर हों, या फिर ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करना एज अ फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड. अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या मैन्योर. ये क्या होता है? इसको फार्म यार्ड मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, या इनको बायो फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उससे बना होता है. और ये क्या करती हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखती है. मतलब ह्यूमस खाद के जैसे काम करते हैं वर्मी कंपोस्ट या मैन्योर, और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है बिना किसी तरह के केमिकल का यूज़ करे हुए. डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न. अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मतलब ऑर्गेनिक खाद के अलावा कुछ तरीके लिए यूज़ करे जाते हैं जिसके थ्रू वो सॉइल को इनरिच रख सकें और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकें. तो वो उनको कहलाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न. मतलब अलग अलग तरीका फार्मिंग करने का, क्रॉप ग्रो करने का. क्रॉप रोटेशन. तो यहाँ पे 3 टाइप्स आपको दिए हुए हैं: क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग. क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक ज़मीन पे एक बार में कोई और क्रॉप ग्रो किया, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा क्रॉप, फिर इस तरह से ही वो क्या करते रहते हैं, क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं ताकि जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे. इसी तरह से मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक रो में दूसरा पेड़, दूसरी तरह का क्रॉप, दूसरी रो में दूसरी तरह का क्रॉप, इस तरह से वो क्या करते हैं, मिक्स करके क्रॉपिंग करते हैं. इसी तरह से इंटरक्रॉपिंग भी होता है. जैसे मिक्स क्रॉपिंग होती है उसमें ही बीच बीच में दूसरे दूसरे तरह के जो क्रॉप्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके. वीड्स आपको पता है जो अननेसेसरी जंगली पेड़ निकल आते हैं क्रॉप्स फार्म्स में, उनको वीड्स कहा जाता है. तो उनसे बचाने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं. मैकेनिकल एंड मैनुअल मेथड ऑफ वीडिंग. मतलब मैकेनिकल मतलब क्या है? फिजिकली उन जंगली पेड़ों को रिमूव कर देना क्रॉप से. ये भी क्या है? ये एक तरह का ऑर्गेनिक तरीका है जिससे पेड़ों को नुकसान नहीं होता है. बायो पेस्टिसाइड्स मतलब ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करना जो कि ऑर्गेनिक हैं, जो कि नेचर से बने हुए हैं. जैसे नीम ऑयल यूज़ किया जाता है, तो वो किससे बना हुआ है? वो नीम के पेड़ से एक्सट्रैक्ट किया गया है ताकि इंसेक्ट और पेस्ट क्या करें, वो दूर भागें, वो प्लांट्स पे ना लगे. उसके बाद हम आ जाते हैं मैन्योर एंड जस्ट अ सेकेंड. ओके. देन वी कम्स टू मैन्योर और ऑर्गेनिक फार्मिंग फर्टिलाइजर्स. अब मैन्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या हैं? मैन्योर आर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इन एग्रीकल्चर रेसिड्यू बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो भी वेस्ट होता है जब वो गल जाता है, ठीक है, डिकम्पोजेबल वेस्ट एनिमल का, प्लांट का, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, वो जब गल जाता है, डिकम्पोज होता है. और आपको पता है कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है? बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, ठीक है. सिंस लॉन्ग्स फार्मर्स आर यूजिंग आर अप्लाइंग काउ डंग एज ए मैन्योर टू रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी. आपको पता है कि जो गोबर है उसको एज अ खाद यूज़ किया जाता है. तो वो जब बहुत टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाता है तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है. इसी तरह से सूखे पत्तों की खाद बनाई जाती है. वेस्ट, किचन का जो वेस्ट है उससे भी मैन्योर बनाया जाता है. तो ये सभी क्या आएंगे? एक तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं.
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या है मैन्योर का यूज़ करने का? मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल विच इम्प्रूव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम खाद डालते हैं सॉइल में तो उससे क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है ताकि वो अच्छे से अच्छा पेड़ उसमें उग सके। मैन्योर इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, उससे वो पानी रोकने की क्षमता जो है वो बढ़ती है और सॉइल को पोरस बनाती है और एयरी बनाती है, ठीक है, ताकि उसमें प्रॉपर प्लांट ग्रो कर सके। इट प्रोवाइड द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स, और हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जो भी आपने पढ़ा होगा, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो वो सभी जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स मैन्योर उसको प्रोवाइड करता है। फिर हम आ जाते हैं टाइप ऑफ मैन्योर पे, अलग अलग टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको शॉर्ट में FYM भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म वेस्ट सच एज कैटल डंग, यूरिन, स्ट्रॉ, लीव एक्सेट्रा बाय सॉइल बैक्टीरिया एंड फंजाई। मतलब जो भी फार्म्स होते हैं जहाँ पे ये शीप्स वगैरह रहती हैं, कैटल डंग, उनका जो गोबर है, स्ट्रॉ होता है, जो भूसा वो खाती हैं, सूखे पत्ते हैं, उनका सारा वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करके फार्म यार्ड मैन्योर को बनाया जाता है। इसी तरह से दूसरा है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का क्या है? इट इज़ फॉर्म बाय प्लांटिंग ग्रीन प्लांट्स एंड बरिंग देम अंडर द सॉइल। मतलब जो हरे पेड़ होते हैं उनको उनको क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, फिर वो क्या होते हैं, थोड़े टाइम के बाद डिकम्पोज होकर खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंपोस्ट क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल रिफ्यूज, फार्म लिटर, किचन वेस्ट, शुगर केन ट्रैश, वीट, सीवेज, स्लज, एनिमल वेस्ट। मतलब जो भी वेस्ट है घर का, किचन का कूड़ा होता है, सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, शुगर केन के ट्रैश, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, उन सबको डिकम्पोज कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया, और उससे वो क्या बन जाते हैं, खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है? जहाँ पे अर्थ वॉर्म को इंट्रोड्यूस कराया जाए ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट है उसमें अर्थ वॉर्म्स डाल दिए जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थ वॉर्म उसको खाते हैं जो भी कूड़ा होता है, यूटिलाइजेज ओनली 5% एंड डिस्चार्ज रिमेन अलॉन्ग विद द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग। फिर जो भी वो डिस्चार्ज करते हैं वेस्ट, वो क्या है, वो कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपकी हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्योर। यहाँ पे चेक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वॉज स्टार्टेड इन 1930 बाय द ब्रिटिश एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सर ऑल्बर्ट हॉवर्ड, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट करा था 1930 में, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ही एम्फसाइज्ड that use of chemical fertilizers and pesticides had bad effect on the soil। मतलब उन्होंने ये बताया कि इसका केमिकल का जो नुकसान है एनिमल्स पे, ह्यूमन पे, एंड इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर क्रॉप रोटेशन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ अ लैंड। मतलब एक ही ज़मीन पे अलग अलग तरह के क्रॉप ग्रो करे जाते हैं। इट हेल्प इन रिस्टोरिंग द मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल। इफ सेम क्रॉप इज ग्रोन इन अ फील्ड अगेन एंड अगैन, द सॉइल बिकम deficient for the particular set of mineral. When different crops are grown alternately, the mineral used by one crops are replenished by the successive crop। मतलब क्या होता है कि अगर एक ही ज़मीन पे बार बार सेम ही पौधा लगता रहेगा तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। और अगर हम उसको रोटेट कर करके करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप ऑफ सीरियल दैट यूजेस अप नाइट्रोजन इज फॉलोड बाय अ क्रॉप ऑफ पल्सेस विच हैज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट लेग्यूम्स। मतलब जैसे सीरियल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, तो एक बार उस ज़मीन में सीरियल उगाए जाएंगे, दूसरी बार उसमें पल्सेस उगाई जाएंगी, ताकि नाइट्रोजन की जो कमी हुई है, वो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं तो वो क्या करें, वो नाइट्रोजन को वापस से रिप्लेनिश कर दें। हैज़ देयर रूट हेल्प टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। तो ये क्या है, क्रॉप रोटेशन है। आगे क्लासेस में आप इन सभी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 7 देख लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने को सिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको गड्ढा करना है 1 बाय 1 बाय 1 का, और अपने गार्डन के कहीं ठंडी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा धूप ना हो, लाइन द पिट विद द नेट और चिकन मेस एट द बॉटम एंड स्प्रेड। और उस पर आपको कुछ घास फूस डाल सकते हैं या नेट जैसी हो तो वो स्प्रेड कर सकते हैं।
एंड स्प्रेड 1 to 2 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सैंड, और उसके ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर बालू की लेयर डाल दीजिए. नाउ स्प्रेड सम वेस्ट ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स. अब जो भी सारी ड्राई वेस्ट हैं उन सबको डाल दीजिए, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा. वंस फिल कवर द पिट विद द सैंड और वायर मैश. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करिए, जो गड्ढा है उसको वायर मैश से और सैंड से कवर कर दीजिए. स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक द मटीरियल वेट एंड इंट्रोड्यूस रेड वॉर्म्स इन द पिट एंड कवर द पिट लूजली. फिर उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए ताकि नमी हो जाए. फिर उसके बाद उसमें जो रेड अर्थ वॉर्म्स होते हैं उनको डाल के उनको ढक दीजिए, घास की एक लेयर लगा दीजिए. उसके बाद उसको छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए. फिर उसके बाद जब आप 1 महीने के बाद देखेंगे तो जितना भी वेस्ट था वो ब्लैक ब्राउन मैटर में कन्वर्ट हो चुका होगा. एंड ये जो है इसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और इसको खाद के जैसा के तरह यूज़ किया जाता है. वाइल प्रिपेयरिंग वर्मी कंपोस्ट डू नॉट ऐड वेस्ट एटम कंटेनिंग सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क एटम एज दिस विल ग्रो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन द पिट. मतलब उसमें ऐसी चीज़ें ना डालिए जिसमें नमक हो, तेल हो या मतलब इस तरह की चीज़ें हों जिसकी वजह से रिएक्शंस होके डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स उसमें पैदा हो जाए. मतलब आपको सब्ज़ी के छिलके, कागज़, ये सारी चीज़ें उसमें डालनी है सो दैट इट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर. तो ये हो गया आपका वर्मी कंपोस्ट के बारे में. या आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, अपने घर में गार्डन में यूज़ कर सकते हैं आप इसको. उसके बाद आ जाते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है. ग्रीन रिवोल्यूशन एक तरह का इम्प्रूवमेंट था जो इंडिया में हुआ एग्रीकल्चर को लेकर के. तो चलिए पढ़ते हैं इसको. द ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 1916 से 18 में हुआ था, जो एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ. जो यहाँ पे चीज़ें ग्रो करी जाती थी वो काफ़ी अच्छी होने लगी, तो उसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया इंडियन एग्रीकल्चर में. और उस एरिया को एरा को, सॉरी नॉट एरिया, मतलब वो जो पीरियड था 1916 से 80 का, उसको गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहा गया. द फूड प्रोडक्शन वॉज इन्हेंस्ड, मतलब वो इतना अच्छा हो गया था कि हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गई अपना खाना खुद बनाने में. ठीक है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसी चीज़ें करी थी जिसकी वजह से हाई यील्डिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम यील्ड कर सकते थे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिलती थी, राइस की, मेज़ की, बाजरा की, एट्सेट्रा, बाय द हेल्प ऑफ द आर्ट साइंटिस्ट. During Great Revolution, Green Revolution, high-yielding dwarf variety of wheat were introduced from Mexico and ऑस्ट्रेलिया. फिर उसकी यहाँ पे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करे गए क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, और जिसके वजह से एग्रीकल्चर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया. समथिंग मोर देख लेते हैं. डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है. इन्होंने अपनी टीम के साथ मिल के हाई यील्डिंग वैरायटी गेहूँ की यहाँ पे प्रोड्यूस करी थी, जो कि मैक्सिको से इंट्रोड्यूस हुई थी. दिस वॉज नेम ट्रिपल ड्रॉफ मैक्सिकन वीट वैरायटी, जिसको उन्होंने नेम दिया था ट्रिपल ड्रॉफ मैक्सिकन वीट वैरायटी, और इसके लिए उनको नोबल पुरस्कार भी मिला था 1970 में. In India, Green Revolution was achieved by the effort of Dr. M.S. Swaminathan. ठीक है, उनका भी एफर्ट इसमें था, और ही इंट्रोड्यूस द मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट इन इंडिया. और जो मैक्सिकन वैरायटी थी इंडिया में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी. ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ मेड अ कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ सल्फरस फॉर एक्सपोर्ट, इम्प्रूव द इकोनॉमिक. मतलब जब ये सारी चीज़ें हुई तो हमारी जो इंडिया थी वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गई कि वो और एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई. तो इस पूरे एरिया को जो एरा था, सॉरी, उसको कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब उसके बेनिफिट्स क्या हुए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेन इज़ दैट आवर कंट्री बिकम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी हो गई थी, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था इंडिया. अ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस कुड बी एस्टेब्लिश इन द कंट्री टू मीट द, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी हमारे पास गेहूँ और राइस की थी कि कभी अगर शॉर्टफॉल होगा तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. एग्रीकल्चर इज़ नाउ रिगार्डेड एज एन इंडस्ट्री, और जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी हाई लेवल का हो गया था कि उसको इंडस्ट्री कहने लगे थे लोग. स्टेप्स किन चीज़ों की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ, तो क्या था, क्योंकि क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव किया गया था और अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करने लगी थी, जिससे पेस्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट
ग्रो होते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सेलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी, अच्छी वैरायटीज़ को ले करके उनका क्रॉस कराया ताकि जो नई वैरायटीज़ बने वो डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस हो। यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग, इसी तरह से क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई अच्छी वैरायटी लेने के लिए, डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी बनाने के लिए, ड्राउट रेजिस्टेंस, मतलब जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको उसी तरह से क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई और वो रिजल्ट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हुआ और उस पीरियड को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं चेक पॉइंट 3 में, आप इसको खुद से ही करेंगे। डिफाइन द टर्म्स है। तो सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो पीरियड था 1960 से 80 के बीच का, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पीरियड कहलाता है। और इसको गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से जो चीज़ें थी, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था। उसके बाद आपके पास फुल फॉर्म है HYV का, तो हाई यील्डिंग वैरायटी। BHC का फुल फॉर्म है, और उसके बाद FYM। तो जो BHC है ये एक तरह का केमिकल है जो बेंजीन यूज़ किया जाता है आपके ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। मुझे लग रहा है बुक में आपके नहीं दिया हुआ है BHC का फुल फॉर्म, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। BHC एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसका फुल फॉर्म कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसके बाद है आपका FYM, जो कि है आपका फार्म यार्ड मैन्योर, इट इज़ गिवन इन द बुक। देन क्रॉप रोटेशन की क्या ज़रूरत है, ताकि क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेंटेन रहे। एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फार्म यार्ड मैन्योर एंड कंपोस्ट। तो आपको पता है कि फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो फार्म के वेस्ट से बना हुआ है, एंड कंपोस्ट जो है उसमें सारे ही ऑर्गेनिक वेस्ट आ जाते हैं आपके। तो यही बेसिक डिफरेंस है, और बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 114 पे देखिएगा, दोनों की डेफिनेशंस दी हुई है, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। हैव अ ग्रेट डे।